गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायट-सावर्ट लॉ के ऊपर ही है। तो आज हम सेकंड एप्लीकेशन करेंगे बायट-सावर्ट लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई हम करेंगे एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे, कैसी? सर्कुलर रिंग। तो हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं, सर्कुलर रिंग लेंगे जो किसी एक YZ प्लेन में होगी। सपोज ये YZ प्लेन है, सपोज दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड दिस इज द z एक्सिस। तो z हो गई हमारी तरफ आती हुई। तो हमने YZ एक्सिस में, YZ प्लेन में हमने ले लिया अपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। YZ एक्सिस के ले लिया हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट I फ्लो कर रही है इन दिस डायरेक्शन एज लाइक दिस, मीन्स ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर में जो YZ प्लेन में रखी है। और हमें मालूम है किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सिस कहाँ से पास करती है, उसके सेंटर से करंट पास करेगी। तो सेंटर से एक एक्सिस होगी इसकी। तो सपोज कर लेते हैं ये क्या है, उसकी एक्सिस है जो इसके सेंटर से क्या कर रही है, पास। तो इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के किसी पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे किसी पॉइंट P के ऊपर हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको विजुलाइज करना है। ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर हमने रखा है वो कैसे रखा है? YZ प्लेन में ऐसे रखा हुआ है और एक्सिस हमारी यहाँ पे है कहीं, जिस पे पॉइंट P पे हमने क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम क्या करेंगे? बायट-सावर्ट लॉ लगाएंगे। तो बायट-सावर्ट लॉ लगाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे हम यहाँ पे। तो जो स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे इसका, ये लिया हमने सपोज स्मॉल करंट एलिमेंट। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है करंट की इस साइड है, तो आइडियल वेक्टर हमारा इस तरफ बनेगा। हमारा पॉइंट P यहाँ पे है कहीं, पॉइंट P का है यहाँ पे है कहीं हमारा। ओके, यहाँ पे हम इस पॉइंट P पे इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण, जो करंट कैरिंग एलिमेंट है हमारा, इसके कारण यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट को और करंट एलिमेंट को हम ज्वाइन करते हैं आपस में। तो इसे हम एक लाइन से ज्वाइन करेंगे ऐसे करके, से मार्कर से मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे करके ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो डिस्टेंस होगा पॉइंट P का करंट एलिमेंट से, इसे हम R मानेंगे। और सेंटर ऑफ एक्सिस से जो इस पॉइंट P का डिस्टेंस हो हमने मान लिया X एंड A बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। नाउ ये जो DL R वेक्टर है और करंट कैरिंग एलिमेंट IDL, तो IDL कैसे जाएगा हमारा? ऐसे जाएगा। आइडियल वेक्टर कैसे पॉइंटेड है? लाइक दिस। एंड DL वेक्टर कैसे पॉइंटेड है? ऐसे करके। तो आप यहाँ देखेंगे इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है? यहाँ पे ये जो एंगल बन रही है क्या बन रहा है? DL आइडियल वेक्टर एंड R वेक्टर के बीच में 90 डिग्री। ये रिमेंबर रखना सभी ने। तो यही मेन यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि आइडियल वेक्टर जो लेंगे हम यहाँ पे, करंट ऐसे होगा, इसमें आइडियल वेक्टर ऐसे जाएगा, आइडियल वेक्टर करंट कैरिंग एलिमेंट। और ये क्या होगा हमारा? पोजीशन वेक्टर R, लाइक दिस। तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा? ये 90 डिग्री। ये हमें मिल गया। तो हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? हम क्या करेंगे? करंट कैरिंग एलिमेंट के अलोंग, अगर करंट ऐसे चल रहा है, इसमें करंट कैरिंग करंट का डायरेक्शन ऐसे A, हम क्या करेंगे? आप थैली खोल लेंगे, टुवर्ड्स पोजीशन वेक्टर करते हैं R, और पॉइंट P यहाँ पे लाई करेगा कहीं, और यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे हम? एक परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी? ऐसे आएगी। तो ऐसे करके हम जब ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा। तो हम सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, इसे बोलते हैं DB वेक्टर। तो स्मॉल के कारण बनी तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी DB वेक्टर। अब पूरी सर्कुलर रिंग में हमारे पास इन्फिनाइट स्मॉल स्मॉल क्या होंगे? करंट एलिमेंट होंगे। आइडियल 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 आइडियल, यहाँ ले सकते हैं एक आइडियल वेक्टर, यहाँ पे ले सकते हैं हम, यहाँ ले लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे। ओके, बट हमारे पास करंट एलिमेंट ऐसे मिलेंगे। अगर हमने यहाँ पे लिया करंट एलिमेंट अबव, तो हमें इसके इसका जो डायमीटर यहाँ से पास करेगा
उसके एक डायमेट्रिकली हमारे पास एक करंट एलिमेंट ऑपोजिट करंट एलिमेंट मिलेगा DL आइडियल। अब इस आइडियल के कारण इस पॉइंट P पे हम क्या निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस केस में भी करंट किस तरफ डायरेक्शन बनेगी, ऐसा ही करंट चल रहा है तो आई तो इस तरफ गया हमारा, करंट की डायरेक्शन क्या हुई, ऐसे करके। तो हम इसमें फिर अपनी हथेली रखेंगे ऐसे करके, करंट जा रहा है अंदर की तरफ यहाँ, फिर पॉइंट P ऊपर है, ऐसे हम अपना हैंड रखेंगे, यहाँ से करंट क्या गया अंदर की साइड को, तो पॉइंट P ऐसे रखेंगे हम। तो वेक्टर कैसे बनेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके ऑपोजिट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। किसके कारण, जो करंट एलिमेंट हम यहाँ पे लेंगे एक आइडियल, और उसके कारण dB इस तरफ बनेगा। इसको dB2 बोल देते हैं, ऐसे बोल दिया हमने dB1। तो हमारे पास हर एक करंट एलिमेंट का एक क्या मिलेगा, एक ऑपोजिट करंट एलिमेंट मिलेगा, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेंगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रही है, से थीटा। ये थीटा बनाएगी तो ये भी कितना बनाएगी, एंगल थीटा बनाएगी। अब इसके हम दो कंपोनेंट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड के इस पॉइंट पे। एक बनेगा हमारे पास dB cos थीटा, dB1 cos थीटा अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। dB2 का भी इसी की तरफ बनेगा, dB2 cos थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इस तरफ dB2 का, dB2 sin थीटा, एंड इस वाले का आएगा इधर dB1 sin थीटा। अब ये देखो, जो dB1 sin थीटा एंड dB2 sin थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मीन्स हर एक करंट एलिमेंट के कारण हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी पॉइंट P पे, जिसको हम रिजॉल्व करेंगे। उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक cos थीटा कंपोनेंट एंड एक वन sin थीटा कंपोनेंट। जो cos थीटा कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस आएगा, और जो sin थीटा कंपोनेंट आएगा वो एक करंट एलिमेंट का पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा और एक करंट एलिमेंट के कारण नेगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो वो आपस में क्या करेंगे, कैंसल आउट होते चलेंगे। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बचेगी वो बचेगी सिर्फ अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस। मालूम है, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल कितनी बनती है, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ, dB = μ0/4 पाई आइडियल sin थीटा ओवर r स्क्वायर। नाउ आइडियल वेक्टर एंड r वेक्टर के बीच में हमें एंगल पता है कितना है, sin थीटा। नाउ एंगल थीटा बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड r वेक्टर इज 90 डिग्री। जो एंगल है किसके बीच में, आइडियल वेक्टर एंड 90 है, देयरफॉर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 एंड कम्स आउट 1, देयरफॉर dB क्या बन जाएगी हमारे पास, μ0/4 पाई आइडियल ओवर r स्क्वायर। इतना आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो डिस्टेंसेस होंगे वो x नोन होगा एक, और एक रेडियस ऑफ सर्कल का नोन होगा। ये जो r डिस्प्लेसमेंट है p वेक्टर के आइडियल एलिमेंट से, ये क्या होंगे हमारे पास अननोन। तो इस r को हम इस नॉन क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको करने के लिए यहाँ देखेंगे, अब ध्यान देंगे हम। तो ये आगे हमारे पास r जो है अननोन है, ठीक है। ये r डिस्टेंस का P पॉइंट का आइडियल से अननोन, ये हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ a रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग एंड डिस्टेंस x पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोन। यहाँ से फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड a इस r को। तो इस डायग्राम में ध्यान देंगे, ये एंगल क्या है, थीटा। अगर इस लाइन को हम आगे एक्सटेंड कर दें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, फाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। बट ये लाइन और ये वाला लाइन ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों। ये और ये एंगल टोटल कितना बनेगा, 90। ये 90 बना,
यहाँ तक, तो ये वाला कितना बचा, तो फाई किसके बराबर आ गया, टोटल क्या बना यहाँ से यहाँ तक का 90 और ये थीटा है, तो फाई किसके बराबर आ गया 90 माइनस थीटा। तो ये वाला फाई कितना हो गया 90 माइनस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अब ये ट्राइंगल ओ पी और इसको पॉइंट को बोल देते हैं हम से सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और एंगल सम प्रॉपर्टी से यह वाला एंगल कितना 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना है प्लस 90। हमें ये वाला एंगल मालूम नहीं है, ये एंगल किसके बीच में आर वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर के बीच में, ठीक है, एंगल बिटवीन आर एंड ए वो हमें मालूम नहीं है, हम मान लेते हैं एक्स है, इनका सम क्या बनेगा 180, तो 180 माइनस थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो ए और आर वेक्टर के बीच में भी एंगल कितना मीन्स रेडियस वेक्टर ऑफ सर्कुलर लिंक एंड आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा थीटा, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर एंड करंट एलिमेंट आइडियल उनके बीच में कितना था 90 डिग्री। तो ये आ गया। सो फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम डायग्राम ये क्या है ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे थीटा है, ये क्या बनेगा परपेंडिकुलर और ये क्या बनेगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज आर कम्स आउट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास है डी बी आएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड डी बी बन रही है इस पॉइंट पी पे, इतना मैग्नीट्यूड है और अलोंग एक्स एक्सिस क्या डी बी कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है और परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट क्या थे साइन वाले, जो आपस में क्या हो चुके हैं कैंसिल आउट, साइन वाला कॉम्पोनेंट आपस में क्या हो चुके हैं कैंसिल आउट। तो सारे कॉम्पोनेंट हमारे पास के बचेंगे अलोंग एक्स एक्सिस बचेंगे, तो आपस में क्या होंगे सम अप, सम अप का मीन्स ऐड अप करना उन्हें हमें सभी के कारण। तो एडिशन को हम कैलकुलस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्या करेंगे हम डी बी को, ये जो आएगा अलोंग एक्स एक्सिस डी बी कॉस थीटा को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे और हम पॉइंट बी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। सो फॉर ऑल डी एन एल डायमेट्रिकली ऑपोजिट अनदर डी बी इज़ फाउंड, तो हमने किया इसके ऑपोजिट के कारण डी बी मिलेगी और इनके दो कंपोनेंट आएंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जो अलोंग एक्स एक्सिस आएंगे डी बी कॉस थीटा वो एड अप हो जाएंगे एंड वाई डी बी साइन थीटा इज कैंसल्ड आउट। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी पी पे बी इज इक्वल टू इंटीग्रल डी बी कॉस थीटा, इस डी बी कॉस थीटा ये एड अप होंगे सभी के, इसके कारण डी बी कॉस थीटा, इसके कारण डी बी कॉस थीटा, नेक्स्ट इसके कारण डी बी कॉस थीटा, इसके ऑपोजिट के कारण डी बी कॉस थीटा एड अप होता चलेगा। तो एड अप के लिए हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन की डी बी की वैल्यू पुट की, ये आ गया हमारे पास। नाउ नेक्स्ट इज कॉस थीटा, तो अब कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल में ये क्या एंगल थीटा, ये 90 डिग्री, तो मीन्स ये जो है ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बेस क्या है रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग, बेस एक्स एक्सिस के ऊपर जो एक्स पॉइंट डिस्टेंस है वो क्या है परपेंडिकुलर और आर क्या था डायमेट्री हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके पी बी पी एच एच बी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए, हाइपोटेन्यूज है आर। अभी हमने आर की वैल्यू फाइंड आउट की थी, आर कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे कॉस थीटा की यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं कि पावर 1/2, तो कंबाइन करेंगे तो 1 प्लस 1/2 कितना जाएगा 3/2। तो हमारे पास दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाहर ए बाहर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 बाहर इंटीग्रेशन से
और इंटीग्रेशन किसकी होगी, सिर्फ dl की। अब dl किस कौन है, dl इज़ पूरे सर्कुलर रिंग का इंटीग्रेशन। तो वो क्या बनेगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो सर्कमफ्रेंस क्या होगी, इंटू 2 πa। नाउ दिस कम्स आउट, पाई से पाई कैंसल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, म्यू नॉट अपॉन 2 i a² अपॉन √x² प्लस a² की पावर 3/2। तो हमारे पास रिजल्टेंट आ गई मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। नाउ ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट आ गया। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एट एनी पॉइंट P, जो पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आती है म्यू नॉट i a² इंटू x² प्लस a² की पावर 3/2। नाउ इसको रिजल्ट को हम और मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, बोथ साइड नहीं, इस राइट हैंड साइड को हम 2 पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, डिवाइड करके 4 पाई बन जाएगा। बट यहाँ देखो ये जो फैक्टर है पाई इंटू a², ये फैक्टर क्या बना, एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग। सो वी कैन राइट दिस लाइक b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई म्यू नॉट 2i a ओवर x² प्लस a² की पावर 3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ एरिया। आल्सो इफ़ ये जो सर्कुलर कॉइल है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, एक तो एक रिंग ली थी हमने, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हो वायर के, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, n टाइम्स मल्टीप्लाई। दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू म्यू नॉट 2i na ओवर 4 पाई x² प्लस a² की पावर 3/2, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर कॉइल। और ये जो फैक्टर आया हमारे पास NIA, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो इस NIA फैक्टर को हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और रिप्रेजेंट करते हैं लेटर M से, कैपिटल M। सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन जाएगी हमारे पास, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x² प्लस a² की पावर 3/2। M इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो इस चीज़ को रिजल्ट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होती है, वहाँ होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो वहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है हमारे पास, जिसमें एक -q चार्ज एक +q चार्ज, और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है -q टू p +q, और p को हम डाइपोल मूवमेंट बोलते होती है q इंटू 2n। इस डाइपोल के कारण हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते थे ऑन द एक्सियल लाइन एट एनी पॉइंट p। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या आता था, I इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r²। समथिंग ऐसे रिजल्ट आता था हमारे पास, 2p अपॉन x³। ये रिज़ल्ट आता था इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में। तो अगर ये रिज़ल्ट कब आता था, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल का था वेरी शॉर्ट, मींस जो लेंथ होती है डाइपोल की वो बहुत ही लेस होती थी कंपैरिजन टू दी डिस्टेंस x। अगर हम इस सर्कुलर कॉइल को हम क्या मान लें, इसकी डायमेंशन जो रेडियस है वो तो क्या हो जाए, कम हो जाए इन कंपैरिजन टू दिस x। तो हम इसमें भी कर लेंगे, इफ़ a इज़ वेरी वेरी लेस दैन x, देन b क्या बन जाएगी हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x³।
तो सिमिलर रिजल्ट मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के केस में भी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो रिजल्ट तो सेम है। तो एक हम इंटरलेट कर सकते हैं याद रखने के लिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हो तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है एट पॉइंट पी पे, अगर मैग्नेटिक डाइपोल हो तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनती है एट एनी पॉइंट पी पे। तो मैग्नेटिक डाइपोल हम मान सकते थे, यहाँ पे उसकी मैग्नेटिक डाइपोल प्लस एम है, चार्ज और यहाँ पे क्या माइनस एम, तो इसके कारण एक्सिस के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो फाइंड आउट करते हैं। बट इस केस में जो हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है वो एक क्या करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, तो एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एक्ट करती है मैग्नेटिक डाइपोल की तरह। एक स्पेशल केस देखते हैं, और हम जब a इज़ वेरी वेरी लेस देन x मीन्स x इज़ वेरी लेस देन a मीन्स x जो पॉइंट p था सर्कुलर रिंग से, यहाँ से जो डिस्टेंस था ये x ये बहुत ही कम हो इसके कंपैरिजन में रेडियस इतना, तो x ज़्यादा है तो कम होना चाहिए मीन्स कम। सपोज यहाँ तक आ जाए x पॉइंट p या सेंटर पे आ जाए, ठीक है, तब मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है यहाँ पुट करेंगे रिजल्ट में, तो b बनेगा x 0 पुट कर दो, म्यू नॉट I 4 पाई 2m अपॉन a क्यूब, ये आ गया हमारे पास 2m अपॉन a क्यूब। नाउ m की वैल्यू पुट करेंगे अब हम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू m आया था हमारे पास n i a ओवर 4 ओवर a क्यूब, और a एरिया क्या होता है इंटू a स्क्वायर, ये से स्क्वायर से एक कट गया तो ये बच गया हमारे पास 2 से 2 गया इंटू पाई a स्क्वायर होना था एरिया में, पाई से पाई गया हमारे पास, तो म्यू नॉट अपॉन 2 a n i, हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई एट सेंटर, मीन्स सेंटर पे कितनी होगी एक करंट कैरिंग इंडक्टर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। अगर नंबर ऑफ टर्न्स पे 1 हो जाए, इफ़ n इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। तो ये जो रिजल्ट निकालना हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल, इसको हम एक और मेथड से निकाल के देखते हैं। तो एक हम करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लेते हैं जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हम पॉइंट P पे सेंटर पे पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये करने के लिए हम करेंगे एक करंट एलिमेंट लेंगे स्मॉल dl, आइडियल बनेगा इन दिस डायरेक्शन, इसे हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर रिंग r मान लेते हैं। तो आइडियल की डायरेक्शन ऐसे है, टेंजेंशियली आएगी यहाँ पे ऐसे करके, और ये रेडियस वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट बाय अप्लाइंग बायट-सैवर्ट लॉ आएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर r स्क्वायर, बट हेयर थीटा इज़ 90 डिग्री, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1, आइडियल ओवर r स्क्वायर बचेगा। बट हम b नेट निकालना चाहते हैं एट O, तो एक करंट के कारण एलिमेंट के कारण इतनी थी, तो सभी का स्मॉल के कारण लेंगे हम, डिफरेंट करंट एलिमेंट्स के कारण लेंगे, सभी का क्या होगा सम अप मीन्स इंटीग्रेशन होगी dB की, तो इंटीग्रेट करेंगे इसे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट बाहर, i कांस्टेंट बाहर, r स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल होगा dl का, और dl क्या होगी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर रिंग जो कितनी होती है 2 पाई r, तो r से एक r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और ऐसे हमने स्पेशल केस में देखा एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल थी जिसके एक्सिस के ऊपर पॉइंट P था और हम उसका स्पेशल केस कर रहे थे, तो उसमें हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2a आया था, वहाँ हमने a क्या माना था रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल कितनी होती है, कुछ नहीं,
जो परमेबिलिटी होती है उसको करंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर रिंग। सर्कुलर कॉइल का डायमीटर क्या है 2r, तो होती है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। नाउ इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, उन्हें देखते हैं। अगर करंट कैरिंग कॉइल ऐसे हो और करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में I, बोला इस पॉइंट के ऊपर P के ऊपर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट केस लेते हैं हम ये। तो सभी को मालूम है, इसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, A to B, B to C एंड C to D। ये ले लिया। अब यहाँ ध्यान दो, AB में करंट I फ्लो कर रही है और AB एक्ट कर रही है एज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे जाएगा और उसके लिए ये पॉइंट P कैसे लाई करेगा, उसकी एक्सिस के ऊपर ऑन द एक्सिस। और हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं और हमें ये भी मालूम है कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण किसी पॉइंट P पे जो उसकी एक्सिस के ऊपर लाई करता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है 0। तो मीन्स AB के कारण P पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी 0। नेक्स्ट इसके कारण देखेंगे, अब ये क्या है सेमी सर्कल है, तो हम इसे फुल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल बनेगा और सर्कल के कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती कितनी होती है म्यू नॉट I/2r। बट ये क्या है सेमी है, आधे कारण क्या बनेगी हाफ हो जाएगी, तो ये बन जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी 1/2 इंटू म्यू नॉट I/2r प्लस इसके कारण CD के कारण, CD भी एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके लिए पॉइंट P उसकी एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। तो ऐसे केसेस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, सिर्फ सेमी सर्कल रिंग के कारण बनेगी, वो बनेगी हाफ ऑफ म्यू नॉट I/2r। अगर ये रिंग कैसी होती है हमारे पास, ऐसे दिया होता है हमारे पास, इसमें करंट I फ्लो कर रही है। तो किसी पॉइंट पे इनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, इस पॉइंट B पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। हमें B नहीं बोलते हैं, बोलते हैं C पे हमें क्या निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस पार्ट के कारण, AB पार्ट के कारण अभी बता मैं 0, CD पार्ट के कारण 0, BC पार्ट के कारण निकालेंगे पॉइंट C पे मैग्नेटिक फील्ड। अब BC का एक आर्क है, तो हम फुल ड्रॉ करें तो सर्कल का कौन सा पार्ट है 1/4, तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल के कारण कितनी होती है म्यू नॉट I/2r, तो 1/4 हो जाएगी उसकी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी 1/4 इंटू म्यू नॉट I/2r। ऐसे हम आगे बढ़ते हुए इस रिजल्ट को करते हैं, जनरलाइज करेंगे। करंट I फ्लो कर रही है इसमें और बोला इंटरसेक्शन पे क्या निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट पे A पे, तो यहाँ पे जो एंगल एक्सटेंड हो रहा है मान लेते हैं हम कितना है थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क को फुल ड्रॉ करना चाहूँगा मैं, तो ये क्या होगा, एक मेरा सर्कल का पार्ट होगा, फुल सर्कल बनेगा, तो सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I/2r। बट ये एक आर्क है उसका, तो आर्क का जो बनेगा वो बनेगा थीटा, जितना एंगल है डिवाइडेड बाय टोटल एंगल क्या होता है 360, तो ये फैक्टर बनेगा। तो आप रिजल्ट देख सकते हो, जब ये क्या था 1/4 पार्ट था, तो एंगल कितना बन रहा था यहाँ पे 90 थीटा। तो 90 पुट करो, 90/360 1/4 आएगा, तो रिजल्ट ये निकलेगा। सेमी सर्कल में पुट करोगे 180, तो ये रिजल्ट निकलेगा। तो ये जनरलाइज रिजल्ट है हमारे पास, B फील्ड एट सेंटर ऑफ द आर्क होती है थीटा, जितना वो आर्क जो है थीटा एंगल सबस्टेंड करेगी एट सेंटर पे, डिवाइडेड बाय टोटल एंगल 360 इंटू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग।